अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टडी विद बीआरडी में आप सबको खुशामदीद। CS 101 की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा चौथा सेशन है, जिसमें हम लेक्चर 16 टू 20 कवर करेंगे। आई होप आपको इन लेक्चर्स की समझ में आ रही होगी और इंटरेस्टिंग लग रही होंगे आपको और आसान लग रही होगी ये सीरीज़। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होती है, क्योंकि मेन मेमोरी जो है वो वॉलेटाइल नहीं होती, उसमें सेव नहीं रह सकती चीज़ें, इसलिए सेकेंडरी स्टोरेज यूज़ होती है। तो सेकेंडरी स्टोरेज दो किस्म की होती है, एक मैग्नेटिक सिस्टम होते हैं, एक ऑप्टिकल सिस्टम होते हैं। मैग्नेटिक सिस्टम वो है जो कंप्यूटर के अंदर ही सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम मौजूद होते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क वगैरह हो गए। लेकिन आज हम ऑप्टिकल सिस्टम्स पढ़ेंगे जो एक्सटर्नल हैं, जो हम बाहर से लगाते हैं, जैसे CDs हो गई, DVDs हो गई, या जो USBs हो गई, ठीक है, USB हो गई, उसके बाद SD कार्ड्स, मेमोरी कार्ड्स वगैरह। तो ये सारी क्या है, ये कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज नहीं होती, ये हमारे पास ऐसी सेकेंडरी मेमोरीज हैं जिनमें हम चीज़ें स्टोर करके अलग भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सिस्टम्स। तो आज हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे। तो इनमें सबसे पहले क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको CD कहा जाता है, जो आजकल यूज़ नहीं होती, ठीक है, बहुत पहले यूज़ होती थी CDs वगैरह। लेकिन हमें क्या है, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में चीज़ शामिल है, तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो CDs की कुछ करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई हैं कि इसका डायमीटर जो होता है, यानी पूरा जो इसकी रेंज अगर बोलिए कि कितने सर्कल होता है, तो डायमीटर इसका होता है 12 सेंटीमीटर। ये MCQs के लिहाज से याद रखने वाली चीज़ है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर रिफ्लेक्टिव मटेरियल होता है, अगर आपने कभी CD को गौर से देखा हो तो उसके ऊपर ऐसे कलर्स होते हैं ना जो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, मतलब रेड और थोड़े थोड़े ब्लू ग्रीन ऐसे शुआएं से उससे निकल रहे होते हैं, रिफ्लेक्शन वाले कलर्स होते हैं उसके ऊपर यूज़ हुए होते हैं। तो उसकी सरफेस ऐसी होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें डाटा जो होता है वो सिंगल ट्रैक में जो है वो स्टोर किया जाता है, इनसाइड टू आउटसाइड। यानी इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने इसके अंदर जितनी भी आपने कोई मूवीज़ हैं, कोई गाने, कोई भी अगर आपने इसमें स्टोर किया हुआ, तो डायरेक्टली आप एक चीज़ तक नहीं जा सकते, आपको 1 2 3 4 इस तरीके से उसकी लिस्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। डायरेक्टली वो कहते हैं ना, जिस तरह 5th नंबर पे आपने जाना है तो डायरेक्ट 5th को आप नहीं पहुंच सकते, आपको एक ट्रैक के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल ट्रैक होती है। उसके बाद इसके अंदर हर ट्रैक जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है सेक्टर्स के अंदर। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 2 KB होती है, ठीक है। एक CD की कैपेसिटी कितनी होती है, 2 KB होती है। और इसमें जो है 1/75 सेकेंड ऑडियो म्यूज़िक होता है, 1 सेकेंड में 1/75। उसके बाद इसके बारे में याद रखने वाली चीज़ क्या है कि इनिशियली जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए फॉर्मेट यूज़ किया गया था वो CD-DA का था, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क डिजिटल ऑडियो, ठीक है। तो उसके बाद जो आज भी जो यूज़ हो रहा है, यानी कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए, तो ये मोस्टली इन्फॉर्मेशन है जो इसके बारे में आपने याद रखनी है। उसके बाद आ गया है DVD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये इसका जो है वो एब्रीविएशन भी आपने याद रखना है। तो जो CD की कैपेसिटी थी वो थी 600 से लेके 700 MB तक CD की, ठीक है। और DVD की इससे जो है वो मल्टीपल होती है, कितनी होती है ये नहीं बताएगी, लेकिन ये सिर्फ कहा गया कि उसकी MBs में होती है और इसकी GBs में होती है, ठीक है। यानी उससे कई गुना ज़्यादा होती है, लेकिन GBs में होती है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया गया। और क्या है कि शेप इसकी भी CD की तरह ही होती है, बस क्या है इस फ़र्क क्या है कि ये इसकी रेंज ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद अगला है BDs, ब्लू रे डिस्क, ठीक है। ब्लू रे डिस्क का क्या है कि इसमें जो है वो ब्लू वायलेट कलर्स यूज़ होते हैं रेड की जगह पे, यानी ऊपर जो उसकी कलर्स रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं ना वो ज़्यादा ब्लू होता है, रेड नहीं होता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो BDs होती हैं ये 5 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी उनकी होती है DVDs से भी। यानी हमने ये कहा कि CD की MBs में होती है, DVD की GBs में होती है, तो इसकी DVDs से भी 5 टाइम्स ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ठीक है। यानी फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इनकी कैपेसिटी रेंज ज़्यादा है एक दूसरे से, बाकी सेम है। तो अगला मॉड्यूल है हमारा ये भी इसी बारे में है, यानी कि अब हम फ्लैश ड्राइव्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्लैश ड्राइव्स यानी कि USB वगैरह जो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अब फ्लैश ड्राइव्स के अब हम इश्यूज़ देखते हैं दोनों में कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल सिस्टम्स दोनों में यूज़ करने में मसला क्या है, ठीक है। एक तो इनकी फिजिकल मोशन रिक्वायर्ड होती है इनके लिए, यानी कि आपने CDs वगैरह लगाई हैं, आपको बाकायदा उसको अंदर मतलब लगाना पड़ेगा, वो जो जगह बनी हुई उसके अंदर CD लगानी है, या भी कोई भी चीज़ यूज़ करनी तो आपको लगानी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो रीड राइट हेड है वो मूव करेगा, फिर उसके बाद डाटा तक आप पहुँचेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद अब क्या, ये फ्लैश ड्राइव टेक्नोलॉजी यूज़ हुई इतनी सारी चीज़ों की वजह से कि मतलब इतना टाइम लगता है और ये सारी चीज़ें, तो फ्लैश ड्राइव की टेक्नोलॉजी आई। फ्लैश ड्राइव क्या होता है कि फ्लैश ड्राइव में जो डाटा स्टोर होता है वो बिट्स जो स्टोर होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की सूरत में स्टोर होती हैं, डायरेक्टली स्टोर हो जाती हैं। आप जस्ट साथ लगाएं
यूएसबी, और डायरेक्टली डाटा जो है सारा वो आपका कंप्यूटर से आपकी यूएसबी में स्टोर हो जाएगा, आपको कोई मतलब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, लेकिन इसका ये होता है कि जब बार बार आप डाटा स्टोर करते हैं, बार बार आप निकालते हैं, स्टोर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपके उसकी जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होती अगर बहुत ज़्यादा डाटा आपको रखना है तो। ठीक है, लेकिन ये क्या है कि कैमराज वगैरह के साथ, स्मार्टफोन्स वगैरह के साथ, पोर्टेबल डिवाइसेस के साथ सूटेबल है, वहाँ पे यूज़ की जा सकती है। फिर अगली चीज़ है एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट डिस्क्स। तो ये फ्लैश मेमोरीज जो होती हैं उनसे मेमोरी डिवाइसेस से थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और इनके अंदर ज़्यादा प्लेस होती है मैग्नेटिक डिस्क की निस्बत। ठीक है, और इसके ये क्या है कि मतलब जल्दी काम कर लेती हैं और जल्दी मतलब जो है वो एक्सेस हो जाती है किसी भी चीज़ तक। आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डाटा निकालना है तो जल्दी इस तक एक्सेस हो सकती है। और दूसरा ये है कि मैग्नेटिक डिस्क से महंगी ज़रूर होती है। अगला है एसडी कार्ड यानी कि जिसको सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड, जिनको हम मेमोरी कार्ड भी सिर्फ कहते होते हैं। ठीक है, तो ये इनके अंदर कितनी स्टोरेज होती है, जीबीज़ में स्टोरेज होती है इनकी, और ये बहुत छोटे साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं। आपने देखोगे कि मेमोरी कार्ड कितना छोटा सा होता है। ठीक है, मिनी माइक्रो साइजेस में भी ये मौजूद हैं। उसके अलावा एसडी कार्ड्स की भी कुछ फॉर्म्स हैं। एक है SDHC यानी कि एसडी हाई कैपेसिटी, इसकी 32 GB प्रो इसकी कैपेसिटी होती है, और एक आता है SDXC, इसकी कैपेसिटी TB में होती है यानी कि टेराबाइट, 1 टेराबाइट तक इसकी जो है वो मेमोरी होती है, इतना इसमें मतलब डाटा स्टोर हो सकता है। तो ये जो SD कार्ड्स होते हैं ये किस चीज़ के लिए सूटेबल हैं, ये कार नेविगेशन के लिए, कैमराज वगैरह में वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कार्स वगैरह के लिए आप उसके अंदर जो है मेमोरी कार्ड जो जगह बनी होती है वहाँ लगा दें। उसमें काफ़ी इतना डाटा होता है कि म्यूज़िक वगैरह इतना तो उसमें जो है वो आ जाता है कि जो जितना ज़रूरत होता है वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ये अच्छा है। उसके अलावा इसका साइज़ छोटा होता है तो इजीली आप कैरी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ ऑप्टिकल डिवाइसेस। आगे हम चलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मैंने कहा था कि जो बिट्स होती हैं ये बिट्स ही यूज़ होती हैं, चाहे आपने टेक्स्ट सेव करना है कंप्यूटर के अंदर, चाहे आपने ऑडियो सेव करनी है, चाहे वीडियो सेव करनी है, चाहे पिक सेव करनी है, कुछ भी सेव करना हो कंप्यूटर के अंदर वो बिट्स की सूरत में ही जाएगा, यानी 0 और 1 की सूरत में ही। तो आज हमारा जो अभी का लेक्चर है ये है कि प्रेजेंटिंग टेक्स्ट, यानी अगर टेक्स्ट आप जो लिख रहे हैं तो ये किस तरीके से बिट्स से टेक्स्ट बनता है, किस तरह हम ये जो नॉर्मली लिख रहे होते हैं, अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, किस तरह ये कंप्यूटर में हमारा टेक्स्ट वैसे ही सेव हो जाता है जिस तरह हमने लिखा है। हालांकि हमने तो ये पढ़ा है कि कंप्यूटर को तो सिर्फ 0 और 1 की ज़ुबान समझ में आती है, तो अंदर वो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वो जो डाटा है 0 1 वो हमारे टेक्स्ट में जो है वो उसको प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे। तो कहते हैं कि हर टेक्सचुअल सिंबल जो होता है उसका एक यूनिक बिट पैटर्न होता है, यानी लफ्ज़ ए है ना अगर, तो ए का एक यूनिक बिट पैटर्न होगा जो और किसी लफ्ज़ का नहीं होगा। यानी 0 1 वाला जो है वो एक पैटर्न, चाहे 8 डिजिट्स का बना होगा, जितने भी डिजिट्स का बना होगा वो एक बाकायदा पैटर्न बना हुआ होगा उसका। ठीक है, यानी कि जब हम लफ्ज़ ए लिखते हैं ना, यहाँ पर टाइप करते हैं, तो जब कंप्यूटर के अंदर उसको ट्रांसलेट किया जाता है तो उसका बिट पैटर्न वो जो है कंप्यूटर वो उसको दे देता है, कंप्यूटर को समझ में आ जाता है कि ये लफ्ज़ ए है, यानी इसका बिट पैटर्न ये है। फिर उसके बाद दोबारा से वो वहाँ पर ए सेव हो जाता है। ठीक है, यानी कि हर टेक्स्ट का हर जो लफ्ज़ है, चाहे वो ABC का है, अलिफ बे का है, गिनती का है, हर टेक्स्ट का जो लफ्ज़ है, हर सिंबल जो है उसका एक यूनिक बिट पैटर्न मौजूद है। ठीक है, और हर बिट पैटर्न के अंदर मोस्टली कितने करैक्टर होते हैं, 8 बिट्स होती हैं। यानी कि एक सिंबल के लिए कितने करैक्टर्स होने चाहिए, 8 बिट्स होनी चाहिए। यानी कि अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी लफ्ज़ अगर हमने लिखना है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कितने करैक्टर्स हैं, 18, यानी कि V अलहदा, I अलहदा, R अलहदा, तो 18 करैक्टर्स हैं। और 18 को अगर 8 पे मल्टीप्लाई करें तो 144 बिट्स, यानी सिर्फ हमें एक ये लफ्ज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है इसको सेव करना हो अगर कंप्यूटर में, तो हमें कितनी बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, 144 बिट्स की, यानी कि 18 बाइट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमारे पास 144 यूनिक, मतलब 18 किस्म के हमारे पास यूनिक जो है वो पैटर्न्स होंगे जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होंगे हर लफ्ज़ के लिए, और उस हिसाब से जो है वो कंप्यूटर हमारा वो लफ्ज़ सेव करेगा। ठीक है, फिर 1940 और 1950 में ऐसे बहुत सारे कोड डिज़ाइन किए गए। ठीक है, कोड डिज़ाइन करने की कोशिश की गई कि जो ये बिट पैटर्न बनाए जाएँ। ठीक है, कि किस लफ्ज़ के लिए कौन सा बिट पैटर्न होगा। तो उस वक्त एक इदारा था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिसे ANSI कहा जाता है। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका नाम आपने याद रखना है। इसने एक कोड बनाया जिसका नाम क्या रखा गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, और इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ASCII। यानी कि ANSI ने एक कोड बनाया, एक टेबल बनाया पूरा। उस टेबल में क्या था कि एक तरफ सिंबल थे, यानी कि ABC अलिफ में 1 2 3, और उसके अलावा जितने भी ज़रूरी सिंबल्स होते हैं ना कोई भी टेक्स्ट सेव करने के लिए, उन सब के लिए इन्होंने बिट पैटर्न बनाया था। और इस पूरे टेबल इन्होंने जो बनाया इसका नाम क्या रखा, ASCII। इन्होंने ASCII टेबल बनाया। ठीक है, और ये किसने बनाया था, एक इंस्टीट्यूट था अमेरिका का जिसका नाम क्या है, ANSI।
अब ASCII कोड जो बनाया गया, इसमें इन्होंने कब कहाँ तक बनाया, इसमें इन्होंने जो है वो 27 कॉम्बिनेशन बनाए, यानी 128 बिट्स के लिए, ठीक है, इन 2⁻7 तक। हम 2⁻8 कहा ना कि अगर 8 जो है वो बिट्स हों तो उसके 256 बन सकते हैं, लेकिन इन्होंने 7 बिट्स तक बनाया, यानी 7 बिट्स के कॉम्बिनेशन तक इन्होंने जो है वो बनाए, और 128 अलग-अलग जो है वो उसके पैटर्न बने, ठीक है। इन्होंने जो बनाए उसमें इन्होंने गिनती भी शामिल की 0 से लेकर 9 तक, इन्होंने ABC भी शामिल की, उसके अलावा कुछ ज़रूरी सिंबल्स भी, जैसे @ हो गया, हैश हो गया, इस तरीके के काफ़ी सिंबल्स भी इन्होंने इस्तेमाल किए। यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे ASCII टेबल नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप गूगल से देखना चाहें तो गूगल पे आप जस्ट ASCII कोड लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास पूरा टेबल आ जाएगा, आप वहाँ से देख भी सकते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे वो उन्होंने ये ASCII कोड की एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपको लफ्ज़ हेलो सेव करना है तो हेलो यानी कि एच लफ्ज़ जो है उसके लिए ASCII कोड ये है कि मतलब 0100100000, ठीक है। ये एच के लिए, इसी तरह ई के लिए, इस तरह एल के लिए, फिर एल के लिए, फिर ओ, यानी इतने लफ्ज़ आपको जो है, इवन आगे डॉट जो है, डॉट के लिए भी, हेलो के आगे डॉट है ना, तो उस डॉट के लिए भी जो बाकायदा एक पैटर्न मौजूद है वो भी आपको सेव करना पड़ेगा अगर आपको आगे डॉट लगाना है तो, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सेव की जाती हैं कंप्यूटर में चीज़ें। अब ASCII कोड की लिमिटेशन क्या थी कि इसमें सिर्फ 128 करैक्टर आ सकते थे, ठीक है, 128 लफ्ज़ों के लिए ये कोड बनाया गया था। लेकिन बाद में जब चीज़ें ज़रूरत पड़ती गई तो उस वक्त ज़रूरत पड़ी कि हमें इससे ज़्यादा करैक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है। और उसके अलावा क्या था कि सिर्फ ये वेस्टर्न लैंग्वेज के सिंबल इसमें यूज़ हुई थी, यानी कि सिर्फ इंग्लिश थी और मैथ्स थे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ये हैशटैग और ये सिंबल्स थी सिर्फ, यानी कि वेस्टर्न, क्योंकि वेस्टर्न लैंग्वेज इंग्लिश ही थी तो इन्होंने सिर्फ उसको ही ज़्यादा फोकस किया, यानी कि बड़ी ABC थी, छोटी ABC थी, गिनती थी 0 से लेकर 9 तक, और कुछ सिंबल्स थे बस। तो ये 128 इन्होंने करैक्टर्स बनाए थे। तो अब क्योंकि ये सिर्फ उस ज़बान के लिए था, अगर हमें दूसरी ज़बान जैसे आप उर्दू ज़बान हो या और भी कोई टेक्स्ट सेव करना हो तो फिर उसके लिए मसला बनने लग गया, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या हुआ कि एक और आई ASCII एक्सटेंशन, जिसको ASCII एक्सटेंशन का नाम दिया गया, यानी ASCII कोड में ही थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो उसको काम किया गया, और उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि 256 बना दिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 8 बिट्स का बनाया गया। पहले 7 बिट्स का था, अब 8 बिट्स का बनाया गया और वो 256 हो गए। लेकिन इसमें जो है थोड़ी सी लैंग्वेज सिंबल्स जो हैं उनको ज़्यादा किया गया ताकि मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए भी यूज़ किया जा सके, ठीक है। कोशिश की गई लेकिन ये भी जो है वो कम ही था। फिर उसके बाद जो है वो एक कोड आया जिसका नाम था यूनिकोड, ठीक है। यूनिकोड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक इंटरनेशनलाइजेशन कोड मतलब एक बनाया गया था, और इसमें कितनी बिट्स थी, 21 बिट्स का ये कोड बनाया गया था, ठीक है। कंप्लायंस विद ASCII, यानी ASCII कोड के साथ ही कंप्लायंस करके, यानी उसके कोड्स को भी साथ मिक्स करके, यानी वो जो थे वो वही रहने दिए गए, उसके साथ ही इजाफा किया गया, इजाफा करके यूनिकोड यानी कि यूनिक पैटर्न बनाया गया। और इसमें कितनी बिट्स यूज़ हुई, 21 बिट्स यूज़ हुई, और इसमें बहुत सारे करैक्टर्स शामिल किए गए, लाइक चाइनीज़ ज़ुबान भी शामिल की गई, जापानीज़ भी, हेब्रू भी। कोशिश यही थी कि हर ज़ुबान के करैक्टर्स हमें मौजूद मिल सकें ताकि हमें किसी भी ज़ुबान में अगर कंप्यूटर में कोई टेक्स्ट सेव करना है तो हम कर सकें, ठीक है। क्योंकि ASCII कोड तो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स के लिए बनाया गया था ना, तो अब ये जो यूनिकोड बनाया गया इसमें कौन कौन से और करैक्टर आ गए, चाइनीज़ ज़ुबान के भी आ गए, जापानीज़ के भी आ गए और हेब्रू के भी आ गए, ठीक है। और इसका पैटर्न कितने का, 21 का। अब 21 का पैटर्न हो तो सोचिए कितने ज़्यादा करैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन फिर भी जो है वो यही था कि अच्छा और ज़ुबानें भी होनी चाहिए, और फिर आने वालों ने इसमें ज़्यादा कोशिश की, और एक और कोड आया जिसका नाम था UTF-8। UTF-8 ने क्या किया कि 24 से लेके 32 बिट्स यूज़ की, 24 से लेके 32 बिट्स यूज़ की, जिसमें इन्होंने कितने बना दिए फिर कि इतना बड़ा, मतलब इसमें सिंबल्स कितने ज़्यादा यूज़ हो सकते थे, और इसमें हर ज़ुबान तकरीबन हर ज़ुबान यूज़ हो सकती थी, इतने ज़्यादा इन्होंने बिट्स बना दिए, यानी कि 224 जो है वो इसमें मुख्तलिफ जो है वो इन्होंने किस्म के बना दिए जो यूज़ हो सकते थे। 224 इसके मतलब मुख्तलिफ पैटर्न्स आपको पता चल गए, और इसमें फिर मुख्तलिफ सिंबल्स हर ज़ुबान में शामिल हो गए। और ये ASCII और यूनिकोड के अलावा मतलब ये जो है UTF फिर आया था। तो ये मतलब समझ लें कि एक प्रोसेस बाकायदा चलता रहा कि कोशिश यही थी कि हर ज़ुबान को शामिल किया जाए ताकि हर ज़ुबान में टेक्स्ट सेव हो सके, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ 0-1 ही समझ में आना है, तो 0-1 के हर पैटर्न बनाया जा सके, बस इनकी ये कोशिश थी। और इस तरीके से आखिरी जो बना वो क्या था, UTF-8, जो आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला मॉड्यूल है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। अब जो इश्यूज़ थे स्टोर करने के एज यूनिकोड हमने पढ़ा था कि वो जो है वो उसने 21 बिट्स यूज़ की थी, ठीक है, 21 बिट्स उसने यूज़ की थी। तो अगर आपको जो है वो कहते हैं कि इसमें मसला ये था कि इनसफिशिएंट, सपोज यू वांट टू स्टोर 12,
यू हैव टू नीड 16 बिट्स टू डू दैट। वो कहते हैं कि अगर आपको लफ्ज़ 12 सेव करना है कंप्यूटर के अंदर तो 12 के लिए आपको ज़ाहिर सी बात है एक के लिए एक अलग 8 बिट्स हैं और 2 के लिए अलग 8 बिट्स हैं, यानी कि आपको 16 बिट्स चाहिए सिर्फ 12 लफ्ज़ को स्टोर करने के लिए। यानी कि इतना बड़ा जो है प्रोसेस था इसको स्टोर करने के लिए। अब ये मसला बन गया कि इतना लंबा काम कैसे करें, यानी कि ये 8 बिट्स वाला काम अब जो है ये खटकना शुरू हो गया। मतलब वही ना, हर आने वाले ने आसानी पैदा करने की कोशिश की। पिछले ने तो चलो उनके लिए तो यही काफ़ी था कि चलो हमें लफ्ज़ तो मिल गए, लेकिन अब ये था कि इतनी देर लगती है एक लफ्ज़ को सेव करने के लिए जी, हमें 8 बिट्स जो है वो पहले स्टोर करनी पड़ते हैं तब जाके एक लफ्ज़ स्टोर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जो है लफ्ज़ 99 को स्टोर करने के लिए भी हमें 16 बिट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। यानी लफ्ज़ छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन अगर वो 2 डिजिट्स का है तो हमें 16 बिट्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमें जो है वो इतना बड़ा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो स्टोर अगर करनी है तो 16 बिट्स अगर हम स्टोर कर सकते हैं, 65,535 न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है, इससे हम स्टोर कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि हम जल्दी स्टोर कर सकें, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, बाइनरी नोटेशन बनाई और इसमें इन्होंने 3 की बिट यानी कि 3 की जो है ना 3 बिट प्रेजेंटेशन दी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। यानी कि 8 बिट्स ज़रूरी नहीं है, आप इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं कि यानी मतलब 3 बिट्स का पैटर्न एक आया, फिर 4 बिट्स का हमने पीछे हेक्साडेसिमल नोटेशन भी पढ़ी, ये देखें ये 4 बिट्स का है, यानी 3 बिट्स का है तो इससे 7 तक वर्ड्स यूज़ हो सकते, 7 तक वर्ड्स इससे सेव हो सकते हैं। फिर जाके 4 बिट्स का है तो इससे 15 तक वर्ड्स सेव हो सकते हैं। टोटल 16 है ना, 0 भी तो 7 शामिल हो गए, इससे 8 हो सकते हैं, उससे 16 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैटर्न बनाया गया, लेकिन इस पैटर्न को याद करना बहुत आसान है। अगर आप देखें वही चीज़ जो मैंने पीछे समझाई थी आपको कि इसके लेफ्ट साइड से आपने देखना है कि पहले 4 0 है, फिर 4 1 है, अगले फिर 2 0 है, 2 1 है, 2 0 है, 2 1 है, फिर 1 0 1 1, इस तरीके से ये याद रखना है आपने इसको भी, ठीक है। और ये अब 16 का है तो बिल्कुल सेम है, वही वाला है, 8 0 होंगे फिर 8 1 होंगे। ये इन्होंने 2 साइड पे दिया हुआ, इसको टोटली एक ही लाइन में लिखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। पहले 8 0 है, फिर 8 1 है, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, इस तरीके से। तो ये इन्होंने बिट पैटर्न बना दिया। हेक्साडेसिमल नोटेशन में 9 तक गिनती थी और उसके बाद ABC थी, लेकिन हम ये सिर्फ बाइनरी नोटेशन देख रहे हैं, तो बाइनरी नोटेशन में ऐसा हो सकता है कि आप इसको टोटल गिनती में लिखेंगे, ये याद रखना है आपने। अब बाइनरी नोटेशन की वेरिएशन क्या है कि बाइनरी नोटेशन में 2 चीज़ें हैं कि अगर आपको सिंपल होल नंबर्स यानी कि 1 2 3 ये होल नंबर्स होते हैं ना, अगर इनको सेव करना है तो फिर तो ये 2's कम्प्लीमेंट यूज़ हो जाएगा, ठीक है। कि आपको जो है मतलब जैसे वो कहता है 2⁻16, अब हमें ये जो देखें 4 बिट अगर यूज़ हो तो उसमें से मतलब 16 जो है वो इसके पैटर्न बनते हैं, 2⁻16 बन जाता है, ठीक है। तो यानी इस तरीके से ये 2 के कॉम्प्लीमेंट से तो ये स्टोर हो जाएगी ये रकम अगर होल नंबर है। लेकिन अगर फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन है, यानी कि अगर आपका इशारिये वाली रकम है, तो उसके लिए आपको फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अब फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन क्या होती है और उससे किस तरीके से फ्रैक्शंस जो है वो उनको सेव किया जा सकता है, ये हम आने वाले लेक्चर्स में ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने ये देखना है कि 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। 2's कॉम्प्लीमेंट यानी जिससे हम सेव करेंगे अपनी होल नंबर्स, वो हमने पढ़ने हैं। ये दोनों चीज़ें जो है हम जो है वो आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि होल नंबर्स किस तरीके से सेव होते हैं और फिर फ्रैक्शन वाले नंबर्स किस तरीके से सेव होते हैं। सिर्फ अभी हमने ये देखा है कि बिट्स यूज़ होती हैं, बिट पैटर्न्स यूज़ होते हैं नंबर्स को सेव करने के लिए। अब हम ये देखते हैं कि पिक्स के लिए क्या होता है। अगर आपको पिक्स सेव करनी है, मैंने कहा था ना कि टेक्स्ट हो, वॉइस हो, पिक हो, हर चीज़ के लिए यूज़ तो बिट्स ही होनी है, ठीक है। तो पिक्स के लिए क्या जो है वो अगर हमें इमेजेस जो हैं उनको अगर सेव करना है तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए पिक्सल यूज़ होते हैं। पिक्सल क्या है, पिक्सल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स, यानी कि अगर आपके पास ये इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपने क्या कहना है, पिक्सल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। और पिक्सल शॉर्ट फॉर्म है पिक्चर एलिमेंट की, ठीक है। तो जो पिक्सल होते हैं ये डॉट्स से मिलके बनते हैं, यानी पूरा बिट मैप बनाया जाता है। जैसे होता है ना एक पूरा स्क्वायर बनता है और उसके अंदर छोटे छोटे नुक्ते होते हैं और वो हर नुक्ता जो होता है वो सारा मिलके एक पूरा मैप बनता है एक पिक्चर का, ठीक है। और हर एक के अंदर पिक्सल जो होते हैं वो डॉट होते हैं, यानी एक डॉट एक पिक्सल होता है। और वो जो एक पिक्सल होता है ना उसके वो बिट्स के हिसाब से होता है, यानी या वो बिट 0 होगी या 1 होगी, ठीक है, उससे पिक्सल बनता है। अगर तो आपकी पिक्चर जो है वो है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है अगर आपकी, तो उसमें क्या होगा कि एक बिट यानी हर पिक्सल के लिए एक बिट यूज़ होगी और 0 के लिए ब्लैक पिक्स यूज़ होगी और वाइट के लिए 1 यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे वाइट कलर आ रहा होगा वहाँ पे 1 लगता जाएगा, जहाँ पे ब्लैक होगा वहाँ पे 0 लगता जाएगा। इस तरीके से पूरा मैप तैयार हो जाएगा और फिर वो पिक्चर बन जाएगी। ब्लैक एंड वाइट तो इस तरीके से बनती है। फिर आ गई शेड्स वाली, यानी अगर ग्रे कलर उसमें यूज़ हो रहा है, यानी ब्लैक और वाइट तो यूज़ होता है लेकिन उसमें आपने देखा बाद में जब पिक्स बनी तो उसमें ग्रे कलर यूज़ हुआ थोड़ा। ग्रे के शेड के लिए क्या होता था, फिर 8 बिट्स यूज़ होती थी। 8 बिट्स से मिलके एक जो है वो बनता था पूरा शेड, यानी कि ग्रे शेड बनता था। पूरा एक पिक्सल के लिए क्या था, 8 बिट्स यूज़ होती थी। फिर कलरफुल इमेज आ गई, तो कलरफुल इमेज के लिए क्या है, RGB,
RGB यूज़ होना शुरू हो गया। RGB का क्या मतलब है कि रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 बेसिक कलर्स हैं और इन्हीं से सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है। ये बेसिक कलर्स हैं और एक रेड कलर के लिए 8 जो है वो बिट्स यूज़ होती थी, यानी कि पूरी 1 बाइट। इस तरह ग्रीन के लिए पूरी 1 बाइट और इस तरह ब्लू के लिए पूरी 1 बाइट, और इन तीनों बाइट्स से मिल के एक पिक बनती थी, एक पिक्सल बनता था, ठीक है। यानी इस तरीके से फिर पिक्सल्स, यानी वो जो एक डॉट है उसके अंदर आपके पास कितने ज़्यादा बिट्स ज़रूरी हैं, आपके पास 24, यानी कि 8 बिट जो है वो बिट्स होंगी, 8 ब्लू की, 8 ग्रीन की, 1 रेड की, और इस तरीके से मिला के पूरा एक पिक्सल बनता था और फिर कलरफुल इमेज जाके पूरी इनकोड होती है, ठीक है। ये इनकोडिंग का तरीका लिखा गया। उसके बाद अगर ब्राइटनेस के लिए क्या कलर्स यूज़ हुए, ब्राइटनेस के लिए ये होता था कि कलर कंपोनेंट्स, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू वाले जो थे ना, 2 कलर कंपोनेंट्स लिए जाते थे, यानी कि 2 पिक्सल्स कलर वाले लिए और एक पिक्सल जो होता है वो ब्राइटनेस का लिया जाएगा, और इस तरीके से तीनों को मिला के एक पिक्सल बनेगा, ठीक है। यानी 2 बाइट्स आपकी कलर वाली होंगी और एक जो है वो आपकी जो बाइट होगी वो ब्राइटनेस की होगी, तीनों को मिला के एक पिक्सल बनेगा, और इस तरीके से ब्राइटनेस अगर आपको कम करनी है, तेज़ करनी है, तो वो इस तरीके से बनेगी। उसके बाद है इमेज को स्केल करना, यानी जूम अगर करना हो तो उसके लिए क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ किया जाए। जिस पिक्चर में जो है वो पिक्सल्स कम यूज़ हुए थे, तो अगर आप उसको जूम करेंगे तो वो पिक्चर धुंधली हो जाएगी या वो पिक्चर फट जाएगी, वो जूम क्लियर नहीं होती। जो वो जब कहते हैं ना कि हाई क्वालिटी की पिक्चर, इसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ हुए थे। जितने ज़्यादा पिक्सल्स यूज़ करेंगे इतनी ही उस पिक्चर की क्वालिटी हाई होती जाएगी। जहाँ तक कि डिजिटल जूम का जो आज सिस्टम चला हुआ है कि आपको एक छोटी सी पिक्चर जो है वो इतनी बड़ी स्क्रीन पे भी चला देते हैं, फिर भी जो है वो उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती। इसका मकसद सिर्फ यही है कि उसके अंदर पिक्सल ज़्यादा यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। इसमें मेन चीज़ें याद रखने वाली यही थी जो आपने याद करनी है। तो बाकी जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बस आपने याद करना है कि पिक्सल क्या होता है, और जो है वो ब्लैक एंड वाइट पिक के लिए क्या होता था कि एक बिट के लिए, मतलब कि एक पिक्सल के लिए सिर्फ 1 बिट यूज़ होता था, लेकिन कलरफुल इमेज के लिए क्या होता था कि 1 पिक्सल के लिए 24 बिट्स यूज़ होती हैं, 8 बिट रेड की, 8 ग्रीन की और 8 ब्लू की, तब जाके एक पिक्सल बनता है। और अगर ब्राइटनेस करनी हो तो फिर आपको क्या है कि 1 बाइट ब्राइटनेस की लेनी है और 2 बाइट्स कलर्स की लेनी है, और तीनों को मिला के फिर एक पिक्सल बनेगा, और फिर तब जाके वो पिक्सल लुमिनस बनेगी और पूरा कलर मतलब ब्राइट भी हो सकता है और फिर वो कम भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके अलावा आगे क्विज़ वगैरह जब आएंगे, असाइनमेंट्स वगैरह आएंगे तो उनकी भी मैं बाकायदा वीडियोस बनाती रहूँगी, इसलिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन उन वीडियोस का मिलता रहे। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इस सब्जेक्ट का मौजूद है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर आप डिटेल से मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।